आइए बिना किसी देरी के आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा एक ऐसे जंगल के बारे में सोचिए जहां कोहरा बिल्कुल किसी जिंदा धुएं की तरह रेंगता है। पेड़ ऐसे दिखते हैं मानो अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हों। आज हम द विलेज ऑफ टिकिंग शैडोज की उस खौफनाक कहानी को डिकोड करने वाले हैं। आरव, कबीर और मियाँ की वो रूह कंपा देने वाली यात्रा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डोंग डोंग डोंग। अब ये सिर्फ कोई आम घंटी की आवाज नहीं है। असल में ये उस खौफ की शुरुआत है जो इन तीनों का उस जंगल में स्वागत करता है। एकदम घना, जीवित सा लगने वाला कोहरा, मुर्दा पेड़ और दूर अंधेरे से आने वाली वो भारी घंटी की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि हमें तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बहुत भयानक होने वाला है। कबीर का ये डायलॉग ही देख लीजिए, बहुत बढ़िया। आधी रात को एक भूतिया जंगल, ठीक इसी तरह समझदार लोग मरते हैं। ये सिर्फ उसका नर्वस ह्यूमर है, अपने डर को छिपाने की एक छोटी सी कोशिश। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है मीरा, एकदम पीला चेहरा, आंखों में कोई इमोशन नहीं, और वो बहुत ही शांत लेकिन डरावने तरीके से चेतावनी देती है कि आधी रात के बाद ये गांव बदल जाता है। ये जो दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट है ना, ये शुरुआत में ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। भाग एक, विसंगति, जब समय उल्टा चलता है। जैसे ये तीनों जंगल से निकलकर इस लावारिस गांव में कदम रखते हैं, नज़ारा और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। घर ऐसे झुके हुए हैं जैसे कोई सड़ती हुई लाश हो, और उन टूटी खिड़कियों से टकराती चांद की रोशनी एकदम मुर्दा आंखों जैसी लगती है। पर असली गड़बड़ वो नहीं है जो सामने दिख रही है, बल्कि वो है जो समय के साथ हो रहा है। और यहीं पर फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। जैसे ही आरव एक लटकती हुई घड़ी को छूता है, सुइयां अचानक हिंसक तरीके से उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। 11:59, 11:58, 11:57, और इसके साथ ही शुरू होती हैं सैकड़ों अदृश्य फुसफुसाहटें जो मदद की भीख मांग रही हैं। मतलब ये सिर्फ कोई डरावना गांव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां समय खुद पीछे की तरफ भाग रहा है। इन्हीं अजीब सी आवाजों के बीच आरव की नज़र दूसरी मंजिल की एक खिड़की पर जाती है। वहां एक लंबी, गहरी, काली आकृति खड़ी है। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। वो आकृति बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी एक उंगली उठाती है और गांव के बीचों बीच बनी उस पुरानी हवेली की तरफ इशारा करती है। अब ये क्या है? कोई निमंत्रण या किसी भयानक जाल का ट्रिगर? बूम! अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और एक झटके में गांव के हर घर का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है। और जिस रास्ते से वो आए थे ना, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। वहां अब सिर्फ एक अंतहीन घना कोहरा है। वापस जाने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। वे तीनों पूरी तरह से फंस चुके हैं और अब वो हवेली ही उनकी एकमात्र मंजिल है। भाग 2, जाल और रहस्य, हवेली के अंदर। अब ये तीनों उस हवेली के अंदर फंस गए हैं जो किसी विशाल मरे हुए जानवर की तरह वहां खड़ी है। अंदर गीली लकड़ी और भयानक सड़न की बदबू आ रही है। दीवारों पर जो तस्वीरें हैं उनके चेहरे खुरचकर मिटा दिए गए हैं। दालान में रखी एक पुरानी ग्रैंडफादर घड़ी और भी तेज आवाज में उल्टी टिक टिक कर रही है। और सबसे डरावनी बात, कहीं ऊपर एक पियानो खुद ब खुद एक बहुत ही धीमी और टूटी हुई धुन बजा रहा है। डर का लेवल अब एकदम चरम पर है। सीढ़ियों के ठीक नीचे उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिलता है जहां एक काली डायरी रखी है, और जब वो इस डायरी को पढ़ते हैं तो हवेली की मालकिन के खौफनाक नियम सामने आते हैं। वो डर को खाती है। हर 20 साल में 3 आत्माएं लाई जाती हैं, 2 को मार दिया जाता है और एक हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। जरा सोचिए, ये जानकारी उन तीनों के लिए किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। भाग 3, आमना सामना, खौफनाक परछाइयां। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है। वो फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई हैं। अचानक सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और घुप अंधेरा छा जाता है। और तभी छत के ऊपर से बहुत भारी घिसटते हुए कदमों की आवाज आने लगती है। धप धप धप। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही विशाल उनके ठीक ऊपर चल रहा है। पसीने छुड़ा देने वाला पल है ये। तभी दालान के अंधेरे से एक औरत की रोने की आवाज आती है। कृपया मेरी मदद करो। आरव जब डरते डरते कमरे से बाहर झांकता है तो उसे दालान के बिल्कुल अंत में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखती है। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए हैं, लेकिन जो बात सच में खून जमा देती है वो ये है कि उसके पैर फर्श को छू ही नहीं रहे हैं, वो हवा में तैर रही है। कबीर कांपते हुए कहता है, उसकी तरफ मत देखना। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उस औरत की गर्दन बहुत ही अस्वाभाविक तरीके से एक तरफ मुड़ती है। उसके चेहरे से बाल हटते हैं
और जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। उसके चेहरे पर आंखें हैं ही नहीं, वहां सिर्फ एक विशाल डरावनी मुस्कान वाला मुंह है। और फिर वो एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख मारती है जिससे पूरी की पूरी हवेली हिंसक रूप से कांपने लगती है। और यहीं से शुरू होती है जान बचाने की असली जद्दोजहद। लड़के तुरंत सीढ़ियों की तरफ ऊपर भागते हैं और वो खौफनाक प्राणी किसी मकड़ी की तरह दीवारों पर रेंगते हुए उनका पीछा करता है। उसके हाथ और पैर टूटकर पीछे की तरफ मुड़ चुके हैं। उसकी भयानक आवाज पूरी हवेली में गूंज रही है, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, खिड़कियां टूट रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो हवेली खुद उन पर जानलेवा हमला कर रही हो। भाग 4 रहस्योद्घाटन, मीरा का सच। भागते भागते वे किसी तरह ऊपर के एक बेडरूम में घुसते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। हर तरफ दहशत का माहौल है। इसी भारी सन्नाटे में आरव मीरा से पूछता है कि आखिर उसे इस जगह के बारे में पहले से कैसे पता था। तब मीरा बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में एक चौंकाने वाला सच बताती है। उसके माता-पिता इसी गांव में गायब हुए थे और वो दरअसल उन्हें ही खोजने के लिए वापस आई है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। कमरा फिर से बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। मीरा के पीछे जो आईना है ना, उसमें जो परछाई दिख रही है वो मीरा की नहीं है। आईने के अंदर एक काली आकृति है जिसकी आंखें एकदम खोखली हैं और चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही विशाल खौफनाक मुस्कान है जो उस राक्षस की थी। मीरा का असली सच जो इतने समय से उन सब के आंखों के सामने था, वो आखिरकार उस आईने में बेनकाब हो जाता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और बेडरूम का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। वो चीखता हुआ राक्षस अंदर रेंगते हुए आता है, लेकिन मीरा को देखते ही वो अचानक रुक जाता है। वो हमला नहीं करता, इसके बजाय वो धीरे धीरे मीरा के सामने झुक जाता है और फुसफुसाता है, मेरी बच्ची। उसी पल आरव के दिमाग में डायरी के वो शब्द गूंजने लगते हैं, एक उसकी हो जाती है। वो खौफनाक भविष्यवाणी सच में पूरी हो रही थी। दीवारों से अचानक एक काला गाढ़ा तरल बहने लगता है। मीरा की आंखों में आंसू हैं। उसे खुद आज रात ही ये बात समझ आई है कि वो असल में कौन है। वो जानती है कि अगर वो यहीं रुक जाती है तो ये गांव उन दोनों लड़कों को जिंदा जाने देगा। कबीर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीरा एक बहुत ही फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं कभी भी पूरी तरह से इंसान थी ही नहीं। और फिर वो गहरा अंधेरा उसे पूरी तरह निगल लेता है। उसने आरव और कबीर की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। भाग 5 एक भयानक बचाव। गांव गायब हो गया और फिर एकदम से चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। कोई हवेली नहीं, कोई कोहरा नहीं। आरव और कबीर एकदम से खुद को उसी जंगल के किनारे खड़ा पाते हैं जहां से उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। वो पूरा का पूरा गांव, वो डरावनी हवेली, सब कुछ ऐसे गायब हो चुका है जैसे कभी वहां था ही नहीं। उनके पास बची है तो सिर्फ एक गहरी डरावनी खामोशी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। आरव के हाथ में अभी भी वो काली डायरी है। जब वो उसके आखिरी पन्ने को खोलकर देखता है तो वहाँ अपने आप कुछ नए शब्द उभरने लगते हैं। 2 बच निकले, लेकिन डर हमेशा लौट कर आता है। यह साफ कर देता है कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये उस शापित गांव की एक जीवित निशानी है जो अभी भी किसी न किसी तरह से उनके साथ जुड़ गई है। और फिर डायरी के पन्ने पर जो आखिरी पंक्ति उभरती है वो सच में रूह कबा देने वाली है, जल्द ही फिर मिलेंगे आरव। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई सच में उस खौफनाक गांव से कभी बचकर निकल सकता है? क्या टिकिंग शैडोज की वो परछाइयां कभी किसी का पीछा छोड़ती हैं? ये जो सीधा खतरा आरव के सामने है, इसके उसके भविष्य के लिए क्या मायने हैं? क्या ये डरावना रहस्य कभी खत्म होगा? खैर, इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।